हेलो, मैं शिव कुमार प्रजापति। इस वीडियो में आप लोगों को आरसीसी वन वे स्लैब की डिजाइन से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब का शॉर्टर स्पैन 4 मीटर है। इस पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड आ रहा है। स्लैब को वन वे रेनफोर्स्ड मानकर डिजाइन कीजिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 प्रयोग करना है। शियर और बॉन्ड में जांच करें। ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दो चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, एक शॉर्टर स्पैन 4 मीटर और एक टाइप्स ऑफ स्लैब वन वे स्लैब। देखिए क्वेश्चन में अगर स्पष्ट नहीं किया गया होता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए हमारा स्लैब की पूर्ण साइज दे दी गई होती है, जैसे शॉर्टर स्पैन 4 मीटर और लॉन्गर स्पैन 12 मीटर, और स्लैब निर्धारित नहीं किया गया होता कि वन वे है कि टू वे, तो ऐसे केस में हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा स्लैब किस टाइप्स का है। तो इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे केस के लिए जब लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से अधिक होता है तो हमारा स्लैब वन वे स्लैब होता है, और जब लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम होता है या 2 के बराबर होता है तो हमारा टू वे स्लैब कहलाता है। चूंकि यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, हमारा स्लैब वन वे है तो वन वे के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जितने भी डेटा दिए रहते हैं स्टेप नंबर 1 में हम उसको लिख लेते हैं। क्लियर स्पैन 4 मीटर दिया है, लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए FCK की वैल्यू हो जाती है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 के लिए FY की वैल्यू हो जाती है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe क्या है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। इफेक्टिव डेप्थ हमारा होता है क्लियर स्पैन बाय 20 या क्लियर स्पैन बाय 30, या इन दोनों के बीच जो भी वैल्यू उचित लगे वह हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 25 लिए हैं। क्लियर स्पैन हमारा दिया है 4000 mm, तो हमारी डी की वैल्यू आती है 160 mm। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं और ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। ओवरऑल डेप्थ हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर 20 mm से 40 mm जूम किया जाता है, हम यहाँ पे 20 mm लिए हैं, तो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा हमारा 180 mm। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। इफेक्टिव स्पैन हमारा होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पैन प्लस थिकनेस ऑफ वॉल या थिकनेस ऑफ सपोर्ट। चूंकि यहाँ थिकनेस ऑफ सपोर्ट नहीं दिया है तो हम इसी वैल्यू को लेकर चलेंगे, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से हमको मिल जाता है इफेक्टिव स्पैन 4.16 मीटर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लोड कैलकुलेशन करते हैं। लाइव लोड दिया है 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। डेड लोड निकाल लेते हैं या सेल्फ लोड ऑफ स्लैब स्ट्रिप्स। देखिए जो स्लैब होता है उसका जब डिजाइन करते हैं तो हम 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पट्टी को लेकर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे L और B को एक यूनिट लेंगे, तो L की वैल्यू 1 रखेंगे और B की वैल्यू 1 रखेंगे, और D कैपिटल D हम निकाल लिए हैं, हमारा 0.18 मीटर आया है, और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये है आरसीसी की डेंसिटी। तो यहाँ से हमारा डेड लोड निकल के आता है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड हो जाता है लाइव लोड प्लस डेड लोड इक्वल टू 6.5
5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। डिजाइन या फैक्टर लोड निकालते हैं। डिजाइन या फैक्टर लोड इक्वल टू भी डब्ल्यू इक्वल टू होता है टोटल लोड इंटू पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलएसएम के केस में 1.5 लेते हैं, टोटल लोड में मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा आ गया 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिजाइन या फैक्टर लोड। स्टेप नंबर 7 में चलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू और न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम टेबल 3.3 से या फिर 415 के लिए वैल्यू पढ़ लेते हैं। ये वैल्यू हमारे आते हैं 0.48 इंटू डी। अगर आपके पास टेबल उपलब्ध नहीं है, अगर एग्जाम में आपको पास किसी कारणवश आपको टेबल नहीं मिल पाता है तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज हमेशा करिए आप लोग। वह फार्मूला है हमारा एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू 700 इंटू डी बटा के 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। स्मॉल डी की वैल्यू रख देंगे और एफ वाई की वैल्यू रख देंगे तो हमको एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको टेबल प्रोवाइड होता है। स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं। डिजाइन ऑफ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। डिजाइन ऑफ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट एम यू इक्वल टू होता है WU_L² 8 UDL के लिए। तो यहाँ पे हम WU की वैल्यू पुट कर दिए हैं 9.75 इंटू एल की वैल्यू पुट कर दिए हैं 4.16 होल स्क्वायर बाई 8। तो एम यू इक्वल टू आ जाएगा 21 किलो न्यूटन मीटर या 21 गुणे 10⁶ न्यूटन mm। स्टेप नंबर 9 चलते हैं। डिजाइन ऑफ फैक्टर शियर फोर्स निकालते हैं। डिजाइन ऑफ फैक्टर शियर फोर्स भी यू इक्वल टू होता है WU_L/2। यहाँ पे WU की वैल्यू पुट की है 9.75 इंटू एल की वैल्यू पुट की है 4.16 बटा के 2, तो 20 किलो न्यूटन या 20 गुणे 10⁻³ न्यूटन। स्टेप नंबर 10 पे चलते हैं और इफेक्टिव डेप्थ को चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एमयू की वैल्यू को एमयू लिमिटिंग के बराबर रख देते हैं। तो एमयू लिमिटिंग का फार्मूला होता है FE 415 के लिए 0.138 FCK इंटू BD²। ठीक है, अगर आपका स्टील 250 दिया है तो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0.148 FCK इंटू BD²। यदि क्वेश्चन में FE 500 दिया है तो उसके लिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हो जाती है 0.133 FCK इंटू BD²। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमयू की वैल्यू कितना FE की वैल्यू 415 दिया है तो हम ये फार्मूला रख देंगे। एमयू की वैल्यू हम निकाले हैं तो यहाँ से हमको डी की वैल्यू मिल जाती है, या डी जो हमारा होता है रिक्वायर्ड डी होता है। एक एमयू का और फार्मूला होता है, वो होता है आपका एमयू लिमिटिंग इक्वल टू होता है 0.36 FCK एक्सयू लिमिटिंग इंटू बी ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। इसके पहले हम एक्सयू लिमिटिंग निकाले थे, किस लिए निकाले थे, इस फार्मूले में पुट करने के लिए। तो अगर आप स्टील को लेकर चलते हैं इस फार्मूले से तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, अगर ये फार्मूला याद है तो इसके लिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों केस हैं, जो आपको सही लगे उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमको जो डी मिलता है वो हमारा रिक्वायर्ड डी होता है। इस रिक्वायर्ड डी को एज्यूम जो डी किए थे, जो एज्यूम डी निकाले थे पहले, उससे कंपेयर करेंगे। जब हमारा रिक्वायर्ड डी एज्यूम डी से क्या होता है, कम होता है, तो हमारा बीम या स्लैब जो भी है वो सेव होता है डेप्थ में। यदि रिक्वायर्ड डी ग्रेटर है एज्यूम डी से तो हमारा सेक्शन, बीम सेक्शन या स्लैब सेक्शन सेव नहीं होता है डेप्थ में, तो हमको उसको कुछ स्टेप्स को रिपीट करने पड़ते हैं। फिर से वहाँ हमको एज्यूम डी मिलता है, फिर उसको हम फिर अगला
प्रोसेस में हम रिक्वायर्ड डी निकालते हैं और दोनों को फिर से कंपेयर करते हैं। चूँकि यहाँ पे हम कंपेयर किए, मेरा सही आया है, रिक्वायर्ड डी 87 mm आया है और एज्यूम डी हमारा 160 mm आया है। तो मेरा डेप्थ में भी स्लैब क्या है, सुरक्षित है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से। तो एम यू लिमिटिंग इक्वल टू 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हम निकाले हैं, एज्यूम डी यहाँ पे देखिए 160 mm, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, FCK की वैल्यू 20 है और बी हमारा क्या होता है 1000 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एम यू लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाती है। अब हमको एम यू की वैल्यू मिल गई है और एम यू लिमिटिंग की वैल्यू मिल गई है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि हमारा सेक्शन वह बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। तो यहाँ देखिए हम कंपेयर किए हैं, एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, तो सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स। अब हम अंडर रेनफोर्स के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो वन वे स्लैब होता है उसमें 2 टाइप्स के रेनफोर्स दिए रहते हैं, बार्स दिए होते हैं। एक मेन बार्स होता है, एक टेम्परेचर या डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। देखिए जब हमारा लॉन्गर स्पैन के, ये लॉन्गर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन के पैरेलल जो बार्स दिया रहता है यह बार्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहलाता है। और ये शॉर्टर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन के पैरेलल जो बार्स दिया रहता है ऐसे इस टाइप्स के, ये हमारा क्या है, मेन बार्स है। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ मेन बार्स निकालना पड़ेगा और स्पेसिंग ऑफ मेन बार निकालना पड़ेगा और इसी प्रकार एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेन बार्स। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स के केस में हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेन बार्स। देखिए एरिया ऑफ मेन बार्स के लिए अंडर रेनफोर्स के केस में ये फार्मूला है, फार्मूला सबसे बेस्ट है। इस फार्मूले से आपकी जो वैल्यू आएगी वह फटाक से आ जाएगी, उसकी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, एक और फार्मूला हम बताए थे उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती थी और द्विघाती समीकरण बनता था और द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने पर हमको एस टी की वैल्यू मिलती थी। तो इस फार्मूला को आप याद करिए, इस फार्मूले से आपको कैलकुलेशन कुछ कम करने पड़ेंगे। तो ये फार्मूला हमारा क्या है, एस टी रिक्वायर्ड, यहाँ से निकल के आएगा एस टी रिक्वायर्ड इसको 0.5 FCK बटा के FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 AMU बटा के FCK इंटू BD स्क्वायर ब्रैकेट 1 D माइनस B, सॉरी D इंटू B। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर दिए हैं, FCK की वैल्यू 20, FY की वैल्यू 415। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इसकी शिकायत किए कि उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए पहले रूट में जो दिया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सब वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस पहले रूट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पहले यह वैल्यू दिया है, इसमें इसका भाग दे देंगे, ये हमारा आएगा रूट के अंदर। फिर 1 में से इसको घटाते हैं, लोग यहाँ भूल जाते हैं 1। ठीक है, इस 1 में से घटाने लगते हैं, तो यहाँ 1 में से इतना घटा देंगे, इतना आएगा, रूट में ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल में ये आएगा, तो 1 में से इस पूरे को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये 383 सॉल्व कर लेंगे, इसको 383 mm स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से एस टी रिक्वायर्ड हमको मिलता है। अब ये एस टी रिक्वायर्ड आ गया। अब एस टी रिक्वायर्ड के बाद हम एस टी मिनिमम निकालेंगे मेन बार का और एस टी मैक्सिमम निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 14 पे चलते हैं, मिनिमम एरिया ऑफ मेन बार्स निकालते हैं। तो मिनिमम एरिया मेन बार्स जो होता है HYSD स्टील के लिए ग्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12% होता है मिनिमम एसटी। ठीक है, अगर यदि माइल्ड स्टील दिया होता या फिर 250 तो उसका होता है ग्रॉस सेक्शन एरिया का 0.15%। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या है, अभी 415 दिया है, तो यहाँ पे हम एसटी मिनिमम निकाल सकते हैं।
तो देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया है। बी का वैल्यू 1000 mm, डी 180 mm, तो हमारा एस टी मिनिमम कितना जाता है 216 mm² आता है। अब हम एस टी मैक्सिमम निकालेंगे। तो एस टी मैक्सिमम होता है ग्रॉस सेक्शन एरिया का 4%। तो ग्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू डी होता है। बी की वैल्यू 1000 mm, डी की वैल्यू 180 mm पता है, और 4% इसका 0.04 हो जाएगा। तो यहाँ पे एस टी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 7200 mm²। अब हम एस टी रिक्वायर्ड पता हो गया हमको, एस टी मिनिमम और एस टी मैक्सिमम तीनों को कंपेयर करेंगे। अब यह देखेंगे कि एस टी रिक्वायर्ड जो होता है एस टी मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए एस टी, और एस टी मैक्सिमम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम हमारा 216 है, रिक्वायर्ड 383 है, और मैक्सिमम 7200 है। तो ये देख रहे हैं ना वैल्यू हमारी क्या है रिक्वायर्ड की, मिनिमम से अधिक है और मैक्सिमम से कम है, यानी हमारा स्लैब सेफ है स्टील के केस में। ठीक है, स्टील में हमारा स्लैब सेफ है। अब हम स्पेसिंग निकालेंगे, मेन बार स्पेसिंग। देखिए बीम में हम लोग क्या करते थे कि परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के बाद नंबर ऑफ बार्स निकालते थे, लेकिन स्लैब के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ बार्स नहीं निकाले जाते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग निकाली जाती है। तो स्पेसिंग के लिए देखिए फार्मूला है, मेन बार स्पेसिंग इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी बटा के एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टील यहाँ यूज करेंगे। तो हम जो भी स्टील यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो 10 mm डाया का है। ठीक है, 10 mm डाया का स्टील है तो उसका एरिया निकाल लिए, तो हमारा आ गया 79 mm²। ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया 79 इंटू बी की वैल्यू 1000 mm मान लिए हैं, और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड 383, तो हमारा कितना 206 mm सेंटर टू सेंटर आता है। लेकिन IS कोड के अनुसार ये जो वैल्यू 206 आई है यह 3D या 300 इन दोनों में जो मिनिमम है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम कंपेयर कर लेते हैं 206 और 480 और 300 में जो वैल्यू हमारी सबसे कम है वह वैल्यू हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 206 सबसे कम है, यानी हमको मेन बार की स्पेसिंग कितनी रखनी पड़ेगी 206 mm सेंटर टू सेंटर। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 17, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। जिस प्रकार हम एरिया ऑफ मेन बार निकाले थे उसी टाइप से हम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे FE 415 यूज किए हैं। तो इसके लिए AST डिस्ट्रीब्यूशन या AST मिनिमम जो होता है हमारा, तो इसके लिए भी क्या हो जाता है ग्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12%। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आता है 216 mm²। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया आ गया। अब अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी होता है, और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो 10 mm का यहाँ पर भी हम बार्स यूज किए हैं। तो एक बार्स का एरिया आ गया 79 mm²। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ बी की वैल्यू 1000 रख दिए, तो आ गया 366 mm सेंटर टू सेंटर। लेकिन IS कोड के अनुसार यह वैल्यू जो है वह 5D या 450 इन दोनों में जो वैल्यू मिनिमम है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम कंपेयर कर लेते हैं तीनों को, 366 mm और यहाँ पे 800 mm, यहाँ पे 450 mm। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 366 mm। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी स्पेसिंग कितनी होगी 366 mm सेंटर टू सेंटर। अब हम डिजाइन कर चुके हैं। अब हमको जो है अगर क्वेश्चन में दिया है कि शियर और बॉन्ड में डिजाइन करिए या चेक करिए तो हम नेक्स्ट प्रोसेस चलेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ तक हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिए और स्पेसिंग निकाल लिए। अब हम जो है स्लैब का फिगर एल सेक्शन बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि शियर में चेक करिए बॉन्ड में चेक करिए तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। चूँकि आपके क्वेश्चन में दिया है
कि सीयर में चेक करना है तो हम सीयर और बॉन्ड में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 19, चेक फॉर सीयर। तो नॉमिनल सीयर स्ट्रेस होता है टाउ भी इक्वल टू होता है वी यू बटा के बी इंटू डी। वैल्यू पुट कर दिए, वी यू की वैल्यू 20 गुणे 10,3 बटा के 1000, बी की वैल्यू 1000 लेते हैं 1000 mm इंटू 160 mm, तो हमारा क्या है 0.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। अब टाउ सी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं टाउ सी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 दिया ही है, परसेंटेज ऑफ स्टील हमको निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम निकाल लेते हैं ST रिक्वायर्ड के लिए। तो ST रिक्वायर्ड बटा के B इंटू डी इंटू 100। तो यहाँ वैल्यू ST की पुट कर देंगे, B की वैल्यू और D की वैल्यू, हमको PT कितना जाता है 0.24%। ठीक है। अब टाउ सी की वैल्यू हम टेबल 4.1 से देखते हैं। ये रहा टेबल 4.1, हमको M20 के लिए देखना है। ठीक है। और परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा क्या है 0.24। तो देखिए 0.15 दिया है और यहाँ पे 0.25 दिया है, यानी इन दोनों के बीच हमारा वैल्यू क्या 0.24 यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और 0.15 के लिए M20 में 0.28 दिया है और 0.25 के लिए 0.36 दिया है, यानी 0.24 के लिए इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे वही वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.15 दिया है, इसके लिए M20 0.28 होगा, 0.25 के लिए 0.36 होगा, यह हम निकाले हैं 0.24। अब इन दोनों के बीच मान लीजिए हमको पता नहीं है वैल्यू, तो हम x मान लेते हैं। इस x की वैल्यू हम जो निकालेंगे वही हमारा टाउ सी की वैल्यू होगी। तो इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर बटे के इसमें से इसको घटा के लिख देते हैं। देखिए किस तरह का किया है, 0.25 माइनस 0.24 बटा के 0.25 माइनस 0.15। इसी प्रकार यहाँ पर भी करते हैं 0.36 माइनस एक्स बटा के 0.36 माइनस 0.28। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती है। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.35। तो टाउ सी हमारे कितने आ गई 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ सी की वैल्यू में k से गुणा कराकर टाउ सी 1 के लिए, सॉलिड स्लैब के लिए टाउ सी 1 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जो k की वैल्यू होती है, हमारा k क्या है, प्रकार एक गुणक है। यह हमारा डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब पर। ठीक है। तो k की वैल्यू हम टेबल 4.2 से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है थिकनेस ऑफ स्लैब, k की वैल्यू दिया है 150 mm तक 1.30, 175 mm 1.28। तो हमारा स्लैब कितना मोटा है 180 mm है, तो हम यही वैल्यू लेंगे 1.25। ठीक है, क्योंकि इसके आगे देखिए 200 mm है, तो यानी 175 इसमें 180 आ जाएगा ना, तो 1.25 ले लेते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, k की वैल्यू पुट कर दिए, तो हमको टाउ सी 1 की वैल्यू मिल जाती है 0.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब टाउ सी मैक्स निकालते हैं। टाउ सी मैक्स टेबल 4.3 से पढ़ते हैं। टाउ तो हमारा कितना आ जाता है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम कंपेयर करेंगे टाउ, पहले टाउ भी और टाउ सी मैक्स से कंपेयर करेंगे, उसके बाद टाउ भी और टाउ सी 1 से मैक्स जो है कंपेयर करेंगे। तो टाउ भी इज लेस देन टाउ सी मैक्स है, यानी हमारा सेक्शन क्या है सेफ है, इसको रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होता तो हमको सेक्शन को क्या करना पड़ता, फिर से रीडिजाइन करना पड़ता। अब यहाँ पे टाउ भी इज लेस देन टाउ सी 1 से कम है, तो हमारा सेक्शन क्या है सुरक्षित है, सेफ है, और शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही वैल्यू हमारी कम होती तो शियर रेनफोर्स देने की आवश्यकता पड़ जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो शियर रेनफोर्स आप नहीं देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 20, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड। अब इसको डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड में चेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारा फार्मूला होता है एल डी इज लेस देन या इक्वल 1.3 MU1 बटा के VU प्लस L0। अब हम यहाँ पर LD की वैल्यू निकालते हैं, MU1 की वैल्यू निकालते हैं, VU की वैल्यू हमको पता है, L0 की वैल्यू निकालते हैं। सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बॉन्ड या डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक हो जाता है। तो पहले हम LD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखें डेवलपमेंट लेंथ LD इक्वल टू 0.87 FY इंटू 5 बटा के 4 टाउ BD। टाउ BD की वैल्यू हम टेबल 4.4 से FE 415 के लिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ टाउ BD की वैल्यू हम टेबल 4.4 से FE 415 के लिए पढ़ते हैं। ये हमारा कितना आता है 1.92 न्यूटन पर mm² आता है। यहाँ पर टाउ BD की वैल्यू पुट कर दिए हैं। फाई हमारा कितना है, डाया बार्स 10 mm का यूज किए हैं, FI 415 है, सभी वैल्यू पुट कर दिए। तो LD हमारा कितना गया 470 mm। अभी MU1 की वैल्यू निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट MU1 इक्वल टू होता है 0.87 FI AST1 इंटू ZU। MU1 जो होता है हमारा 50% स्टील के लिए होता है, 50% मेन बार्स के लिए होता है। आप लोग जानते ही हैं कि सपोर्ट के दोनों सपोर्ट के मध्य में बेंडिंग मोमेंट अधिक होता है, लेकिन सपोर्ट के पास में क्या होता है बेंडिंग मोमेंट घट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील जो हमारी आई है उसको देने से कोई फायदा नहीं है। तो उस स्टील को हम क्या करते हैं बेंट अप कर देते हैं या वहाँ से कट कर देते हैं। देखिए फिगर समझ में आ जाएगा। देखिए मेन स्टील है, बेंडिंग मोमेंट मिड में क्या होता है अधिक होता है, लेकिन किनारों पर घट जाता है। तो यहाँ पर हम जो है स्टील की मात्रा घटा सकते हैं। तो 25% इधर 25% इधर घटा देते हैं, यानी सपोर्ट से L/7 के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमको MU1 मिलता है, यहाँ पे MU आता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम आ जाएगा, मान लीजिए वह MU1 होता है। और स्टील यहाँ पर AST था, यहाँ पे AST1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील भी हमारा यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, जैसे अल्टरनेट बार्स को हम बेंट अप कर दिए हैं, एक बार्स हमारा इस तरीके से है तो दूसरा बार जो होगा वो बेंट अप होगा, फिर एक बार ऐसे होगा, फिर तीसरा बार अल्टरनेट बेंट अप हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी हुआ है। तो यानी 50% हमारा बार्स बेंट अप हो गया है। तो हम AST1 50% टोटल जो स्टील जो है मेन बार उसका 50% बेंट अप बार ले लेते हैं। तो टोटल स्टील हमारा कितना था मेन बार 383 था, तो 50% हम निकालेंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो क्या 192 mm² आ जाएगा। ठीक है, अब 192 mm² के लिए MU1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम रख दिए हैं, फार्मूला यहाँ पे ST1 रखेंगे, यहाँ पे ZU हमारा होता है D माइनस 0.42 XU होता है। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वह वैल्यू हमारा 0.9 D के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ हम ZU की वैल्यू 0.9 ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ST1 192 0.93, D की वैल्यू 160 mm। ठीक है, MU1 कहाँ पे आया हमारा सपोर्ट के पास आया है। अब VU की वैल्यू हमारे पहले से हमको पता है, 20 × 10 घाते 3 न्यूटन। अब एंकरेज लेंथ निकाल लेते हैं, L0 की वैल्यू। L0 जो होता है 12 फाई या D, इसमें से जो वैल्यू अधिक होता है वह हम लेते हैं। तो यहाँ हम 10 mm का बार्स यूज किए हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा 120 mm आ गया, और D की वैल्यू 160 mm दिया ही है, निकाले ही हैं। तो इसमें से जो अधिक है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा 160 अधिक है, तो हम L0 की वैल्यू 160 ले लिए हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ में हम क्या करेंगे चेक लगाएंगे।
तो LD की वैल्यू पुट करेंगे, MU1 की वैल्यू पुट करेंगे, L0 की वैल्यू पुट करेंगे, सब वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ पे देखिए। तो हमारा क्या आ गया, 470 इज लेस देन 809। तो हमारा सेक्शन क्या है, विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ में शेप है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिगर बना लेते हैं। सभी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब उसके आधार पे हम स्लैब का L सेक्शन खींच देते हैं। तो देखिए यह शॉर्टर स्पैन दिया था 4 मीटर, और यह इफेक्टिव स्पैन हम निकाले थे 4.16 मीटर। यहाँ L/7 डिस्टेंस और सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पे हम अल्टरनेट बार्स को बेंट अप किए थे, यानी एक बार्स बेंट हुआ था, दूसरा बार्स इस तरीके से, यानी मान लीजिए 10 बार्स थे तो 5 बार्स हमारे बेंट अप हो जाएंगे, 5 बार्स हमारे सीधे जाएंगे। ये एक मतलब सीधे जाएगा तो दूसरा बेंट अप होगा, फिर तीसरा सीधा जाएगा तो चौथा बेंट अप होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक इधर बेंट अप होगा, जो इधर बेंट अप होगा वो इधर जो है सीधे जाएगा, और जो इधर सीधे जाएगा वो इधर बेंट अप होगा। ऐसे करते करते ये जो है आप लोग ड्राइंग में पढ़ चुके हैं, आपको ड्राइंग बता चुके हैं सबका। तो यहाँ पर मेन बार्स हमारे हो गए। मेन बार्स हमारा कितना है, 10 mm डाया का है, 206 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब बेंटअप बार 50% बेंटअप बार्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट देख रहे हैं हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 366 mm सेंटर टू सेंटर है। डी की वैल्यू 180 दिया है। ये सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट हमारा साइज नहीं दिया था, हम कोई भी साइज बना देते हैं 300 mm। ठीक है, ठीक है, ओके।